नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। शादी के 8 साल बाद मेरे पति ने मुझे बाँझ कहकर तलाक दे दिया। मैं अपनी माँ के घर चली गई। जब नौकरानी हर दिन घर की सफाई करने आती तो वह कहती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा घर तोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह जाती कि यह क्या कह रही है। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो तभी उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने के लिए अपनी माँ के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मैंने ऐसी चीज़ देखी कि मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम रीवा है। मेरे पति सुबह सुबह घर से बाहर गए थे, लेकिन वह अभी तक नहीं आए थे। अंधेरा हो गया था और बादल चमक रहे थे। आसमान में बिजली दिखाई दे रही थी और यह सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे विनय की चिंता हो रही थी कि वह अभी तक घर क्यों नहीं आए। काफ़ी रात हो गई थी और कुछ देर बाद विनय घर आया। उसे देखकर मेरे जान में जान आई। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने कहा, विनय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विनय ने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है। तुमने मुझे शादी के 8 साल में दिया ही क्या है। बच्चे की चाहत मुझे अंदर से खाई जा रही है। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तुमने मुझे बच्चा नहीं दिया। शादी के इतने सालों में मैंने कभी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि इससे तुम्हारा दिल दुखता। लेकिन अब बहुत हो गया। विनय ने मुझे रोते देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो। विनय के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बहुत देर हो गई है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और ऊपर से बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से मेरा दिल टूट रहा था। विनय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो तुम मुझे बच्चे का सुख क्यों नहीं देती हो। मैं कब तक यूं बेऔलाद रहूंगा। फिर विनय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर चली जाओ। मैं तलाक के कागज़ वहीं भेज दूंगा। मैं विनय की बातें सुनकर हैरान रह गई कि विनय को अचानक क्या हो गया। मेरी आंखें भर आई। मैंने विनय को उस अपराध की सज़ा सुनाते सुना था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं पूरी रात रोती रही और जब सुबह हुई तो मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक किया और बिना किसी से कुछ कहे अपने माता पिता के घर के लिए निकल पड़ी। माँ के घर जाते समय मैं सोच रही थी कि अगर माँ को पता चल गया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो उन पर क्या गुजरेगी। यही सब मेरे मन में विचार थे। मैं अपनी माँ के घर पहुँची। सुबह का वक्त था। मैंने देखा कि मेरे पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वो मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ रीवा, तुम इतनी सुबह आ गई, सब ठीक तो है ना। पापा पूछ रहे थे। मैंने कहा, विनय मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर पड़े। माँ किचन में थी तभी पापा गिरे। आवाज़ सुनकर वह दौड़ती हुई आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि हमें उनका बहुत ख्याल रखना होगा। दवाइयाँ लेने के बाद हम पापा को अपने साथ घर ले गए। इसके बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। माँ ने मुझे बहुत समझाया कि रीवा, ये तो ऊपर वाले का कर्म है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम पहले ही इतनी बड़ी सज़ा से गुजर रही हो। माँ ने सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया। उस दिन से माँ और मैं पिताजी की सेवा में जी जान से लगे हुए थे। पर जब भी मैं अकेली होती तो मैं फूट फूट कर रोती कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मेरे पति तो मुझसे इतना प्यार करते थे, तो अचानक वो मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बाज हूँ, पर कम से कम एक बार वो मुझसे इस बारे में बैठकर बात तो करते। खैर, मेरे दिन ऐसे ही चल रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे में सफाई करने आई। मैं रो रही थी। उसने मुझे रोते हुए देखा और बोली, दीदी एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है। वो बोली, दीदी आजकल के लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख और हैरानी होती है कि लोग कैसे दूसरों को बर्बाद होते देख खुश होते हैं। मैं घबरा गई और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है। उसके बाद जो उसने कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, दीदी आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ है। उन्होंने ही तुम्हें इस स्थिति में डाला है। वो आपको इस हाल में देखकर बहुत खुश होती होंगी। लेकिन मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं घबरा गई और पूछा, तुम ये क्या कह रही हो। वो कहने लगी, मैं जो भी बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी वो मुझे कुछ और बता दी तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वो नौकरानी को गुस्से से घूरने लगी। माँ बोली, तू यहाँ बैठकर बातें कर रही है तो बाकी काम कौन करेगा। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, रीवा तू निशा से ज़्यादा बात मत किया कर। वो एक नंबर की झूठी है और धोखेबाज औरत है। ये लोगों के घरों की आधी अधूरी बातें सुनकर इधर उधर फैलाती है। मैंने माँ से कहा, निशा दिखने में तो ऐसी नहीं लगती। पता नहीं माँ निशा से क्यों चिढ़ती थी। वो बोली, तुम शकल सूरत में मत जाया करो। शकल से तो तुम्हें विनय भी अच्छा लगता था। याद है ना, तुम विनय के प्यार में कितनी पागल थी कि मेरी और अपने पापा की भी नहीं सुनी और लाख कोशिश करने के बाद भी तुम उसे शादी करने को तैयार हो गई। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने तुम्हारे प्यार का मान नहीं रखा। औलाद तो कई लोगों के पास नहीं होती है, तो क्या वो पत्नी को छोड़ देते हैं। माँ की बात सुनकर मैं चौंक गई।
फिर उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए थे, जिन्हें मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मैं और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी और बादल गरजने लगे तो मैं बहुत डर गई। तब विनय ने मेरा ख्याल रखा। फिर हम दोनों दोस्त बन गए और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन के बाद से विनय मेरा बहुत ख्याल रखने लगा और इस तरह साथ में हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बातें चलने लगी। तब मेरे पापा ने मेरी शादी एक दूर के रिश्तेदार से तय करवा दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैं तुरंत विनय के पास आ गई और मैंने उसको बताया कि पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस बात पर विनय हंसने लगा और कहने लगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम कुछ कह नहीं पा रही हो। यह सब कहकर विनय ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फ़ोन रख दिया। बाहर निकल अपनी माँ को ढूंढने लगी तो माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा, माँ, विनय ने मुझे प्रपोज किया है, तो आप लोगों ने मेरे रिश्ते का जो भी किया हो, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी बल्कि विनय से करूँगी, जो मेरा क्लासमेट है। उन्होंने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अच्छा तो तू अपने बाप के खिलाफ जाएगी, यह सोचना भी मत। मुझे अपनी माँ का यह रवैया देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई थी। मैंने जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात को जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा। माँ ने उनको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगी कि तुमने अपने आप को क्यों बंद करके रखा है। मैं उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको पूरी कहानी बता दी। पापा बोले, बेटा, लेकिन मैंने उन लोगों को वचन दे दिया है, तुम्हारी शादी उससे ही होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा बिना कुछ कहे कमरे से चले गए थे। मेरे समझाने से मेरे घर वाले किसी तरह शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिनों के बाद विनय और मेरी शादी हो गई और मैं विनय की हो गई। उसके बाद मैं दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। विनय का पूरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छे लोग थे। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन शादी के 3 साल बाद भी जब मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, पर तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुमने मुझे वो खुशी नहीं दी। मैं तो कहती हूँ कि तुम और विनय डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। पर उनके लाख समझाने पर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल मुझे बच्चा हो ही जाएगा, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं। फिर धीरे धीरे हमारी शादी को 7 से 8 साल हो गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। बच्चे की कमी मुझे अंदर से खाई जा रही थी। अब मेरे लिए बड़ी से बड़ी खुशी भी अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने विनय को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा कि मरने से पहले वो अपने पोते और पोती का मुंह देखना चाहती है। मैं यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि बच्चे मर्द की कमजोरी होते हैं, इसलिए ना चाहते हुए विनय दूसरी शादी जरूर करेगा। लेकिन मैंने देखा कि जब विनय की माँ उसकी दूसरी शादी के लिए विचार कर रही थी तो विनय ने दूसरी शादी के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था और इस झमेले से दूर रहने के लिए विनय ने वह घर छोड़ दिया और हम किराए के घर में रहने लगे। मैंने यह सारी बातें अपनी माँ को बताई कि विनय मुझसे बहुत प्यार करता था। शादी के इतने साल बाद भी मैंने उसे बच्चे का सुख नहीं दिया और उसके घर वाले चाहते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। इस बात को लेकर हमारे घर में रोज़ किचकिच होती थी। कुछ परिस्थितियों के चलते उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दिया, जहाँ हम बड़े आराम से रहते हैं। माँ बोली, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने सोच समझकर अपने लिए फैसला लिया है। मैं माँ की बात पर हंस पड़ी। हमारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण था। हमारे बीच कभी किसी मुद्दे पर लड़ाई नहीं हुई। हमें पति पत्नी के रूप में देखकर ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विनय का प्यार और मेरे प्रति उनका स्नेह देखकर कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला हूँ जिसे विनय जैसा पति मिला है। लेकिन अचानक विनय का व्यवहार बदलने लगा और उनका यह रवैया देखकर मुझे सच्चाई का पता चल गया। आखिरकार उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर एक दिन अपने घर से निकाल दिया और मुझे तलाक दे दिया। उफ, ये कौन से दिन मुझे याद आ गए थे। उन दिनों के बारे में सोचकर तो मेरा सिर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर आई, हाथ मुंह धोकर सोफे पर बैठ गई। अब मैं पहले जैसी रीवा नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सिर पर उठा लिया करती थी। अब मैं तलाक जैसा बोझ उठाने में सक्षम थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मेरी माँ ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और हम सब ने साथ में खाना खाया। अगले दिन जब हमारे घर की नौकरानी फिर से आई तो मुझे अकेला पाकर उसने फिर वही बात दोहराई, लेकिन आज वह बहुत सख्त थी। उसने कहा कि तुम्हारी माँ नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया और तुम बे औलाद रह गई और तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया है।
मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि माँ कमरे में आई और निशा से बात करने लगी। चलो बहुत सारे कपड़े हैं, जल्दी से जाकर उन्हें धो दो। लेकिन उस दिन मैं निशा की बातें सुनकर उलझन में थी कि यह सब क्या है। निशा बार बार मेरी माँ को दोष क्यों देती है? क्या वह सच कह रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरी माँ मेरी खुशी से क्यों जलती है? वह मुझे खुश देखना चाहती है, लेकिन मेरे मन में बहुत उलझन है। सवाल उठने लगे थे कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो फिर निशा को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने दिया? ज़रूर निशा के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ से ये बात शेयर करूँगी, राज पता करके ही रहूँगी। लेकिन इससे पहले कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सुबह जब मैं सोकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो निढाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभी माँ यह बात कह ही रही थी कि अचानक वह बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इनके 3 वॉल्व बंद है। इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। मैं ऑपरेशन फॉर्म भरकर जल्दी से घर पैसे लेने आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोली। उनकी तिजोरी में पैसे पड़े थे और साथ एक डायरी भी थी। मुझे याद आया कि माँ एक डायरी लिखा करती थी, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास जाती वो अपनी डायरी छुपा लिया करती। आज मेरी माँ की वो डायरी मेरे हाथ लग गई और मैंने मजबूर होकर वो डायरी खोली तो पहले पेज पर ही लिखा था कि केवल ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह देखकर मैं गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पिताजी में तो बहुत प्यार था। फिर माँ ने ऐसा क्यों लिखा था? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी मैं ना चाहते हुए भी माँ की डायरी पढ़ने लगी, आगे पन्ने पलटते हुए। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी, यह मेरे दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। माँ ने लिखा था कि मेरी शादी केवल से बहुत मजदूरी में हुई थी। हम 6 बहनें थी और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा भी नहीं सकते थे और हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरे घर वाले ना चाहते हुए भी मेरी शादी केवल से करा दी, जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, और उनकी एक बेटी भी थी। केवल ने अपनी 2 साल की बेटी मुझे पहली रात को ही उपहार में दे दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। मैं रीवा से नफरत करती थी, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए मैंने उसका ख्याल रखा, क्योंकि केवल मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन वो मुझसे प्यार बहुत करता था। कुछ दिनों बाद मेरे अंदर भी इच्छा पैदा हुई कि मैं भी माँ बनूं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 10 साल बाद भी जब मैं माँ नहीं बन सकी तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम बांझ हो और कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। यह सुनते ही मेरा दिल फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी ज़िंदगी एकदम बेरंग नज़र आ रही थी, लेकिन जब केवल को यह बात पता चली तो उसने मुझे समझाया और कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, हमारी एक बेटी है, हमारे लिए यही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यह बात केवल ने कही, उसने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैंने रीवा को पूरे दिल से अपना लिया और मैं उसे बहुत प्यार देने लगी। और दिन ऐसे ही गुजरते रहे जब तक रीवा बड़ी नहीं हो गई और हम उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। एक दिन केवल का एक दोस्त हमारे घर आया और वो दोनों गेस्ट रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं चाय लेकर दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि तभी अपना नाम सुनकर मैं रुक गई। केवल के दोस्त ने कहा कि भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने रीवा को सगी औलाद से ज़्यादा प्यार दिया है। केवल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यकीन था कि अगर अनीता को बच्चा हुआ तो वह रीवा को माँ का प्यार नहीं देगी, इसलिए मैं उसके खाने में ऐसी दवाई मिला देता था जिससे वह कभी माँ नहीं बन पाए, और इस तरह मैंने अनीता से माँ बनने का अधिकार छीन लिया। केवल की ये बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मन करता है कि केवल को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि उसने अपनी बेटी के खातिर मुझे बर्बाद कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और आज के दिन मुझे पता चला कि रीवा ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है, और इसलिए मैंने उसे एक थप्पड़ मारा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी से हो। और मैंने अपने दूर के रिश्तेदारों में भी उसके लिए एक लड़का ढूंढा था जो बहुत शराबी था, लेकिन रीवा ने जिद करते हुए उस लड़के से शादी कर ली जिससे वो प्यार करती थी, और वो लड़का भी उससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, क्योंकि शादी के बाद मैंने सुना था कि रीवा अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन जिस घर में रीवा की शादी हुई थी वो घर हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। तो मैंने किसी तरह रीवा के घर पर काम करने वाली नौकरानी को अपने घर बुला लिया और उसे बहुत सारे पैसे दिए, और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली रीवा के खाने में मिलाने को कहा, ताकि रीवा कभी माँ नहीं बन सके। क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने के सुख के लिए तरसती थी, उसी तरह मैं भी चाहती थी कि रीवा को भी यह तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक दे दे, ताकि रीवा को संतान सुख ना मिल सके। फिर मैंने सुना कि
उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा उसका साथ देता था और उसका ख्याल रखता था। इसलिए मैंने बदला लिया और एक दिन विनय को घर बुला लिया और रीवा की झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी और बताया कि रीवा ने शादी से पहले कई बार अपना गर्भपात कराया था और वो जानबूझकर कुछ दवाइयाँ लेती थी ताकि उसे संतान ना हो, क्योंकि उसे लगता था कि संतान होने से उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। और जब वो यहाँ आई तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं और इसलिए वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ़ करे और उसे खुश रखे। मेरी बात सुनकर विनय दंग रह गया। विनय बोला, पर तुम मुझे ये बातें क्यों बता रही हो? वो तो तुम्हारी बेटी है। तो मैंने विनय से कहा, बेटा मैं रीवा की माँ होते हुए भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमको धोखे में नहीं रख सकती। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम उसे समझा सको, क्योंकि मैं उसका लड़कों से मिलना जुलना और लड़कों के साथ घूमना फिरना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए ना चाहते हुए भी ये सब तुम्हें बताना पड़ा ताकि तुम मेरी बात समझ सको। इस बार तीर निशाने पर लगा था और विनय ने रीवा को तलाक दे दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। लेकिन पता नहीं ये बदला पूरा होने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी ममता बेचैन हो। उसकी सगी माँ ना होते हुए भी उसे अपनी बेटी की तरह पाला। जब मैं रीवा को देखती हूँ तो मेरा दिल दुखने लगता है। मैंने एक मर्द की सज़ा उसकी बेटी को दे दी। मैंने बहुत गलत किया है। जी चाहता है कि मैं मर जाऊं। रिया से मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकती। मैंने आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला माँ इस दुनिया से चल बसी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि शायद उनकी गलती नहीं थी, गलती मेरे पिता की थी। उन्होंने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया और इस वजह से मेरे पिता सज़ा भुगत रहे हैं। आज वो बिस्तर पर हैं। कुछ दिनों के बाद मैंने वो डायरी विनय को दिखाई। विनय ने वो डायरी पढ़ी और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसने मुझे दोबारा अपना लिया, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। दोस्तों, कभी कभी हम बदले की भावना में हम उन लोगों के साथ गलत कर बैठते हैं जिनमें उनका कोई दोष नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।